जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में यूएस कांग्रेस ने तुर्की जो कि नाटो का सदस्य है उसको GF110 इंजन जो कि 129 वेरिएंट है उसके एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। और तुर्की दोस्तों इसी इंजन पर डिपेंड है जो कि उसके 5th जनरेशन के कान फाइटर जेट को पावर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर भारत को देखा जाए तो हमारी पूरी लाइट फाइटर लाइनअप जो है वो अमेरिकी जी इंजन पर डिपेंडेंट है, जैसे कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMC मार्क 1। मतलब साफ है कि भारत की आने वाली जो फ्लीट है उसकी बैकबोन अमेरिकी इंजनों पर टिकी हुई है। यहाँ पर पॉलिटिकल लेवरेज की बात की जाए तो अमेरिका चाहे तो कल फिर से सप्लाई चेन रोक सकता है जैसे तुर्की के साथ किया है। इसके अलावा स्पेयर सप्लाई और लाइसेंसिंग यानी कि इंजन पार्ट रिपेयर, MRO सब यूएस के कंट्रोल में रहेगा। कार्स असेंशन आप सबको ही मालूम है कि रशिया से S-400 या Su-57 जैसी डील की नहीं जा सकती, नहीं तो वो इंजन रोक देगा। AMC जैसे फ्यूचर प्लानिंग की अगर बात की जाए, अगर इंजन की सप्लाई रुकी तो ये भी भारत के 5th जनरेशन प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। इसलिए भारत यहाँ पर अल्टरनेट ऑप्शन पर भी काम कर रहा है जिसमें कि DRDO प्लस साफरान जॉइंट वेंचर के माध्यम से इंजन को डेवलप करेंगे। हालांकि इसे भी आप फास्ट ट्रैक पर करना होगा। इसके अलावा एक ही सोर्स पर डिपेंड रहना नहीं होगा। भारत को रशिया, फ्रांस, UK, जापान के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और R&D करनी पड़ेगी इंजनों के ऊपर। और यहाँ पर इंटरिम बैकअप की बात की जाए तो भारत रॉल्स रॉयस के EJ200 या साफरन M88 जैसे प्रूव्ड इंजनों पर बैकअप ऑप्शन रख सकता है। सीधी सी बात है, तुर्की के केस ने भारत को एक और अलार्म बेल बजा दी है। अगर दोस्तों हम पूरे फाइटर बेड़े को अमेरिकी इंजनों से बांध देंगे तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 3 और S-400 स्क्वाड्रंस खरीदने पर विचार कर रही है और कहा जा रहा है कि आगे 2 S-500 स्क्वाड्रंस भी खरीदी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों भारत 5 S-400 और 1 S-500 को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करेगा। चाइना के लिए 3 S-400 और 1 S-500 डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA प्रोजेक्ट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि एयरक्राफ्ट का डिजाइन लगभग पूरा हो चुका है। अब फोकस इसे जमीन से उड़ान तक ले जाने पर है। टाइमलाइन की बात की जाए 2027 के आखिरी तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। 2028 में पहली उड़ान होगी। 2034 तक सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे और 2035 से इंडियन एयरफोर्स में से शामिल किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि AMCA पर काम पूरा होते ही ADA की टीम नौसेना के लिए TEDBF पर भी फोकस करना शुरू कर देगी। हालांकि यहाँ पर अभी चुनौतियां भी बनी हुई है, जैसे कि कंपोजिट मटेरियल और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पूरा होना। लेकिन यहाँ पर HAL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनियों के साथ जुड़कर इस जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत और रशिया के बीच Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बातचीत अब और ज्यादा तेज हो गई है। अब सिर्फ रशिया से सीधे एयरक्राफ्ट खरीदने की जगह भारत में ही HAL की फैसिलिटी में इनका निर्माण करने की योजना बन रही है। शुरुआती फेज में भारत 36 से 72 Su-57 फाइटर जेट्स रशिया से खरीदेगा और फिर 114 फाइटर जेट भारत में बनाए जाएंगे। इसका भारत को एक बड़ा फायदा ये होगा कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट का जो गैप है वो पूरा होगा। भारत चाइना के J-20 का जवाब दे सकता है। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की कमी पूरी होगी। इसके अलावा लागत भी इसकी कम होने वाली है। भारत में बनने वाले Su-57E की कीमत $80 मिलियन तक लाई जा सकती है और भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यहाँ पर जो खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि भारत पहले रशिया से Su-57E फाइटर जेट को खरीदेगा और बाद में HAL में इसे भारतीय रडार और सिस्टम के साथ तैयार करेगा। इससे भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलेगी। वहीं भारतीय नौसेना के TEDBF प्रोजेक्ट पर भी एक बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि 2026 तक इसका डिजाइन फाइनल हो जाएगा और 2 वेरिएंट्स में भारतीय नौसेना का ये फाइटर जेट तैयार होगा। इस फाइटर जेट के लिए दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट बजट जो है उसका रास्ता CCS की तरफ से भी साफ किया जाएगा। TEDBF फाइटर जेट जो है दोस्तों वो 5- जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि 5वीं पीढ़ी जैसी एवियोनिक्स और रडार इसमें होंगी, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा। और जिन 2 वेरिएंट्स की बात हो रही है उसमें स्टोबार यानी कि स्की जंप से उड़ान विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे कैरियर्स के लिए होगी। कैचोबार यानी कि भविष्य के सुपर कैरियर्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेबल्स के लिए इसका ये वाला वेरिएंट इस्तेमाल में होगा। और फ्लीट साइज प्लान भी बताया गया है कि जिसमें पहले 80 एयरक्राफ्ट, बाद में 70 और यानी कि कुल 150 एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे ताकि 3 से 4 कैरियर एयर विंग्स को कवर किया जा सके। यानी कि यहाँ पर जो टाइमलाइन सामने आई है वो है 2026 तक इसका CDR का पूरा होना, 2027 में CCS की मंजूरी मिलना, 2031 में पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होना, 37 में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन का होगा और 2038 में इंडियन नेवी में शामिल होगा। इसके जरिए भारत चाइना के J-15 और J-35 कैरियर जेट्स को सीधा जवाब दे पाएगा। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को लंबी दूरी की एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक क्षमता भी मिलेगी इसके जरिए। दोस्तों भारत अब अपनी स्पेस डिफेंस स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत नेस्टिंग डॉल हथियारबंद सैटेलाइट्स तैयार कर रहा है जो कि दुश्मन के सैटेलाइट्स को सीधा ऑर्बिट में खत्म कर देंगे। नेस्टिंग डॉल का मतलब है एक बड़ी गुड़िया के अंदर कई छोटी छोटी गुड़ियाएं छुपी होती हैं। उसी तरह भारत का एक बड़ा सैटेलाइट
ऑर्बिट में जाएगा और जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे हथियारबंद सैटेलाइट्स रिलीज करेगा। हाल ही में पाकिस्तानी सैटेलाइट्स ने भारतीय सैटेलाइट्स के बहुत नजदीक आकर प्रॉक्सी मूव किया था। इसे भारत ने एक बड़ा खतरा माना। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पाईसैट कॉन्स्टलेशन शुरू किया था, जिसमें कि 20 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो भारतीय मूवमेंट्स की निगरानी कर सकते हैं। अब डर ये है कि युद्ध की स्थिति में पीसैट भारत के जीपीएस को जैम कर सकता है और ये पाकिस्तानी मिसाइलों को गाइड कर सकता है, और इनको काउंटर करने के लिए भारत का नेस्टिंग डॉल सैटेलाइट्स होंगे। इनका साइज एक कार जितना बड़ा होगा, जो PSLV GSLV से लॉन्च किया जाएगा। इसमें छोटे छोटे सब सैटेलाइट्स होंगे, कुछ जैमिंग के लिए होंगे, कुछ काइनेटिक हिट के लिए होंगे और कुछ साइबर अटैक के लिए होंगे। एक ही सैटेलाइट क्लस्टर दुश्मनों के 50 सैटेलाइट्स को भी खत्म कर सकता है। इसमें AI ड्रिवन ऑटोनोमी होगी, जिसे IITs जो है वो डेवलप कर रही है। मेटा मटेरियल स्टेल्थ कोटिंग होगी, जिसे DRDO बना रहा है। हाइब्रिड प्रपोल्सन होगा, लो डिस्क ब्रेक टेक्नोलॉजी होगी ताकि ऑर्बिट में कचरा ना फैले। 2028 से 30 तक इसका डिप्लॉयमेंट किया जाना है। 2032 तक ये ऑपरेशनल हो पाएगा। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत पाकिस्तान के पीसैट नेटवर्क को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देगा। इवन चाइना के सैटेलाइट्स नेटवर्क को भी चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये है कि भारत अब एक ऐसा सैटेलाइट तैयार कर रहा है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की जासूसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में खत्म कर देगा, और ये चाइना और पाकिस्तान के नेटवर्क्स को भी रोक सकता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया था, जिसमें कि F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट का फाइनल असेंबली एंड चेकआउट यानी कि FACO प्लांट भारत में लगाया जाना है। अगर भारत कंपनी को 110 फाइटर जेट्स का ऑर्डर करता है तो भारत दुनिया का चौथा F-35 प्रोडक्शन हब बन सकता था, लेकिन यह ऑफर कभी हकीकत नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात, जैसे कि ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल को और सख्त कर दिया। डर ये था कि F-35 की टेक्नोलॉजी भारत से रशिया तक लीक हो सकती है। इवन इंडियन एयरफोर्स ने भी इस ऑफर को काफी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि F-35 का जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका को हर समय डेटा और मेंटेनेंस कंट्रोल देता रहता है, यानी कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर इस जेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये ऐसे है जैसे फेरारी खरीद ली लेकिन ड्राइविंग पर कोई नानी बैठी है, और F-35 का उड़ाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। कई सॉफ्टवेयर गड़बड़ियाँ और मेंटेनेंस इश्यूज पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए भारत ने AMCA फाइटर जेट पर फोकस किया। तेजस मार्क 2 को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर ये डील हो जाती तो भारत के पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर अपग्रेड और मरम्मत के लिए हमें अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ता, इसलिए जुलाई 2025 में भारत ने इस ऑफर को दरकिनार कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब ऑफिशियली Su-35S मल्टीरोड फाइटर जेट्स का नया बैच लेना शुरू कर दिया है। इस डिलीवरी की पुष्टि रोस्टेक के द्वारा की गई है, जो कि रशिया का प्रमुख रक्षा उत्पादन समूह है। Su-35S की खूबियों की बात की जाए तो ये 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। हाई मैन्युवरेबिलिटी के साथ आता है, एडवांस एवियोनिक्स इसमें है, लॉन्ग रेंज क्षमता है, पावरफुल वेपन सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, जैसे R-77, R-74, KH-31/KH-59 जैसी प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स इसमें लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस है, यानी कि जैमिंग और डिनायल इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट हो सकता है। इस डिलीवरी को अब रशिया की एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा माना जा रहा है। तो रशिया दिखाना चाहता है कि पश्चिमी पाबंदियों और सप्लाई चेन के प्रेशर के बावजूद भी उसका डिफेंस इंडस्ट्री सक्रिय और सक्षम है। Su-35S रशिया के लिए हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट प्रिपरेशन का महत्वपूर्ण हथियार है, और रशिया ने अब अपने एयर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करना शुरू कर दिया। इससे साफ है कि रशिया आने वाले सालों में Su-35S प्लस Su-57 का मिश्रण रखकर 5th जनरेशन गैप को बैलेंस कर देगा। ये कदम नाटो और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी पावर प्रोजेक्शन का सिग्नल दिखाता है, और रशिया का Su-35S बैच का इंडक्शन ये बात बताता है कि रशिया अब भी अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहा है और किसी भी बड़े संघर्ष के लिए वो तैयार है, भले ही उसे ग्लोबल आइसोलेशन और सैंक्शंस का सामना करना पड़े। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।